नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज PFI पर बैन की असली वजह क्या है? क्या यूरोप में गैस संकट के विलेन बाइडेन है? समंदर में अमेरिका के विनाशक से चीन कैसे बचेगा? और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जग्गू को किसने ललकारा? रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें उनसे पूछा गया कि वो रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। रूस ने दावा किया कि जिन जिन इलाकों में लोगों से यह बात पूछी गई, वहां ज्यादातर लोगों ने रूस के पक्ष में वोट डाला, जिससे ये बात साफ हो गई कि जंग के दौरान रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया वो यूक्रेन के इलाके में विलय चाहते हैं। कम से कम पुतिन के अधिकारियों ने तो यही दावा किया और डंके की चोट पर बोले कि खेरसोन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया के लोग रूस के साथ हैं, वो भी बिना किसी दबाव के। С юридической точки зрения действительно референдум состоялся, потому что большая половина населения пришла и проголосовала. यूक्रेन जंग में पुतिन की सेना अब तक जीत का स्वाद नहीं चख पाई है, लेकिन जनमत संग्रह करवाकर पुतिन ने ये पक्का कर लिया कि वो बिना युद्ध जीते ही यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लें। क्योंकि पुतिन ने इशारा कर दिया था कि जनमत संग्रह का नतीजा उनके पक्ष में आते ही वो यूक्रेन के उन इलाकों का रूस में विलय कर लेंगे। रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों में जनमत संग्रह करवाया वो है खेरसोन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया, जहां 5 दिन तक वोटिंग हुई, जो यूक्रेन का करीब 15% का इलाका है, और वहां के करीब 40 लाख लोगों ने जनमत संग्रह में हिस्सा लिया, जिसके नतीजों का ऐलान पुतिन 30 सितंबर को रूस की संसद के संयुक्त सत्र में कर सकते हैं। लेकिन रूस के अधिकारियों ने पहले ही दावा कर दिया कि नतीजे रूस के पक्ष में आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि लुहांस्क के करीब 98% और जापोरिजिया के करीब 93% लोग रूस में शामिल होना चाहते हैं। इसके अलावा खेरसोन में 87 और डोनेस्क में 99% से ज्यादा लोग रूस का हिस्सा बनने के पक्ष में हैं। मतलब पुतिन के औपचारिक ऐलान से पहले ही रूस के अधिकारियों ने जीत का ढोल पीटना शुरू कर दिया। इन चारों इलाकों के अधिकारियों ने बताया कि वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। इस जनमत संग्रह की तस्वीरें भी आई, जिनमें लोग वैसे ही वोट डालते दिखे जैसे किसी आम चुनाव में डालते हैं। लेकिन यूक्रेन रूस के इस जनमत संग्रह को नहीं मान रहा और इसे अवैध बता रहा है। कुछ दिन पहले ही जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोला था कि पूरी दुनिया की आंखों के सामने रूस यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में जनमत संग्रह करवा रहा है और लोगों से बंदूक की नोक पर जबरन कुछ दस्तावेज भरवाए जा रहे हैं। वैसे जेलेंस्की के डर की सबसे बड़ी वजह यही है कि पुतिन नतीजों का ऐलान करते ही यूक्रेन के 15% हिस्से को रूस का मानने लगेंगे। और अगर यूक्रेन ने फिर से इन इलाकों पर कब्जे की कोशिश की तो उसे दुनिया के सामने यूक्रेन का उस पर किया हुआ हमला दिखाएंगे, जिससे रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग और भयानक रूप ले लेगी। क्योंकि पिछले हफ्ते ही पुतिन ने कहा था कि वो रूस के क्षेत्र की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। मतलब पुतिन ने खुलकर बोल दिया कि जैसे ही वो यूक्रेन के किसी हिस्से पर कब्जे का औपचारिक ऐलान करेंगे वो उनका हो जाएगा और उसकी रक्षा के लिए वो परमाणु हथियार चलाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि रूस के विदेश मंत्री पहले ही ये बता चुके हैं कि जिन 4 इलाकों में जनमत संग्रह हुआ है, नतीजे आते ही वहां रूस का कानून लागू हो जाएगा। जिसका मतलब साफ है कि खेरसोन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया में रूस की सरकार होगी और उन लोगों की शामत आ जाएगी जिन्होंने यूक्रेन के पक्ष में वोट डाला था। यानी पूरा चांस है कि 30 सितंबर के बाद रूस यूक्रेन में एक नया दांव चलेगा, जिससे न केवल यूक्रेन का नक्शा बदल सकता है बल्कि वहां के लोगों की जिंदगी में उथल-पुथल मच सकती है। आखिर ये नौबत क्यों आई कि रूस को यूक्रेन के उन इलाकों में जनमत संग्रह करवाना पड़ा जहां उसकी सेना कब्जा कर चुकी है? पूरी कहानी आपको बताते हैं। क्या है जनमत संग्रह? जनमत संग्रह एक ऐसा मतदान है जिसमें एक क्षेत्र के लोगों से केवल एक प्रस्ताव को स्वीकार करने को या ठुकराने के लिए सवाल पूछा जाता है। क्यों हुआ जंग के बीच में यूक्रेन में जनमत संग्रह? रूस यूक्रेन में एक बार फिर 2014 की कहानी दोहराना चाहता है, क्योंकि तब भी उसने क्राइमिया के रूस में विलय को सही ठहराने के लिए जनमत संग्रह करवाया था। कहां हुआ जनमत संग्रह? रूस ने अपने कब्जे वाले डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया के कुछ इलाकों में वोटिंग करवाई और लोगों की राय जानी। कैसे हुआ यूक्रेन में जनमत संग्रह? डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया में 5 दिन तक वोट पड़े और रूस के अधिकारी घर घर बैलेट बॉक्स लेकर पहुंचे, जिन पर लोगों से जबरदस्ती का भी आरोप लगा। कब हुआ यूक्रेन में जनमत संग्रह? यूक्रेन जंग के 8वें महीने में पुतिन ने यह रास्ता चुना, जिससे बिना जंग जीते ही यूक्रेन का 15% इलाका उनका हो जाएगा। कौन है जिसने यूक्रेन में जनमत संग्रह करवाया? इसका जवाब है रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जो चाहते हैं कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर उनका कब्जा है वो जल्द से जल्द रूस में शामिल हो जाएं। इस बीच खबर है कि चीन ने ताइवान की घेरेबंदी तेज कर दी है। ताइवान का दावा है कि 2 दिन पहले चीन के 12 सैन्य विमान को उसने ताइवान के आसपास ट्रैक किया था।
जो कि ताइवान में घुसने की फिराक में थे। चीन लगातार इस बात पर अड़ा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और इसलिए वो ताइवान को चीन में शामिल करने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। इस बीच ताइवान की तरफ से दावा किया गया कि उसने चीन के 12 सैन्य विमानों और 4 जहाजों को ताइवान के आसपास ट्रैक किया था, जिनमें 2 J-16 लड़ाकू विमान बताए गए। ताइवान के मुताबिक उन दोनों लड़ाकू विमानों ने ताइवान के हवाई क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में उड़ान भरी थी। लेकिन चीन के वो सैन्य विमान मीडियन लाइन को पार नहीं कर सके। ये अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो समंदर में चीन और ताइवान को अलग करती है, जिसे बार बार पार करने की कोशिश करने का आरोप ताइवान ने चीन पर लगाया। ताइवान का आरोप है कि चीन के लड़ाकू विमान और जंगी जहाज बार बार ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को पार कर रहे हैं, जिसमें वो इस बार कामयाब नहीं हो सके क्योंकि ताइवान ने इसकी जानकारी मिलते ही वहां अपने जहाज, जमीन से मार करने वाले मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए, ताकि चीन की हर हरकत पर ताइवान की नजर रहे। क्योंकि बीते दिनों चीन अपनी हरकतों से ऐसा दिखाने की कोशिश कर चुका है कि मानो वो ताइवान पर हमला करने ही वाला है। क्योंकि अगस्त की शुरुआत में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन बुरी तरह भड़क गया था और उसके बाद वो लगातार खतरनाक मिसाइलों से लैस अपने लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों का बेड़ा भेजकर ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि अगस्त और सितंबर में रोजाना चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में अपने सैन्य विमान भेजे। ताइवान का दावा है कि वो सितंबर में चीन के करीब 130 जहाजों और 500 से ज्यादा विमानों को ताइवान के आसपास ट्रैक कर चुका है। मतलब यह कि जंग भले ही न छिड़ी हो, लेकिन चीन लगातार ताइवान की घेरेबंदी कर उसको डरा रहा है। वो ये दिखा रहा है कि अगर युद्ध हो गया तो वो आसानी से ताइवान को घुटनों पर ले आएगा। उधर अमेरिका ने अपनी खतरनाक वॉरशिप यूएसएस जुमवॉल्ट DDG-1000 को जापान भेज दिया है, या यूं कहें कि उसने अपना ये जंगी जहाज चीन के दरवाजे पर भेज दिया है, क्योंकि ये वॉरशिप प्रशांत महासागर के पश्चिमी इलाके में तैनात होगी और वहां से चीन की दूरी ज्यादा नहीं है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका की यूएसएस जुमवॉल्ट DDG-1000 चीन के दरवाजे पर है। जापान पहुंची ये अमेरिकी वॉरशिप प्रशांत महासागर के पश्चिमी इलाके में तैनात है, यानी ये समंदर के उस इलाके में खड़ी है जहां चीन पिछले 2 सालों से कुछ ज्यादा ही सक्रिय है। 2021 में तो इसने रूस की नौसेना के साथ ड्रिल भी की थी और इस साल मई में उसकी सेना ने अकेले वहां अभ्यास किया था। लेकिन अब उसे रोकने के लिए वहां अमेरिका की खतरनाक डिस्ट्रॉयर यूएसएस जुमवॉल्ट पहुंच गई है, जो कोई ऐसी वैसी वॉरशिप नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे आधुनिक जंगी जहाजों में एक है और स्टेल्थ तकनीक से लैस है। मतलब समंदर में दुश्मन को चकमा देने में माहिर है। और इसी वजह से जापान ने इसे सैन डिएगो से योकोसुका बुलाया। ये जंगी जहाज 1 महीना पहले यानी अगस्त के महीने में यहाँ से रवाना हुआ था और 1 महीने बाद जापान के इस पोर्ट पर पहुंचा। स्टेल्थ तकनीक से लैस यूएसएस जुमवॉल्ट केवल दुश्मन की आंखों में धूल ही नहीं झोंक सकती, बल्कि इस पर लोड हाइपरसोनिक हथियार चीन में तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका ने 2020 में पहली बार इस वॉरशिप से क्रूज मिसाइलें दागने की प्रैक्टिस भी की थी, जिसे देखकर पूरी दुनिया थर्रा गई थी। क्योंकि जब यूएसएस जुमवॉल्ट से मिसाइलें दागी गईं, तो उनकी आवाज से शांत समंदर में हलचल मच गई थी। और अब तो अमेरिका इस शिप पर लंबी दूरी तक निशाना साधने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें लोड करने की तैयारी में है, जिसके बाद इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका अपने यूएसएस जुमवॉल्ट को लगातार अपग्रेड कर रहा है। फिलहाल इसमें क्रूज मिसाइलें और कई हथियार लोड हैं और 2025 में वो इस पर हाइपरसोनिक मिसाइल और 2028 में परमाणु हथियार लोड करने वाला है। ये वॉरशिप 610 फीट लंबी और 16,000 मैट्रिक टन भारी है। लेकिन स्टेल्थ तकनीक की वजह से जेड शेप वाला ये जंगी जहाज चीन की नेवी की नजरों से बच सकता है। मतलब अमेरिका ने जापान को मदद के बहाने प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में अपना एक ऐसा हथियार भेजा है जिसके बारे में सुनकर चीन की घिग्गी बन जाएगी। ताइवान के मुद्दे पर वो जिस तरह से अमेरिका से उलझा हुआ है, उसके बाद तो उसका हर कदम चीन के लिए मुसीबत जैसा है। इधर टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर में फिर छापेमारी हुई। जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी ने आतंकियों की मदद करने के आरोप में पुंछ में 2 अलग अलग जगहों पर छापे मारे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस बीच सेना ने जम्मू कश्मीर में बीते 2 साल में घुसपैठ के मामलों में काफी कमी आने की बात कही। The violence levels are very, very low. इस बीच रूस से शुरू होकर यूरोप तक पहुंचने वाली गैस पाइपलाइन में धमाके से जुड़ी हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई। पता चला है कि पाइपलाइन पर हमला होने से पहले ही इसकी खबर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को लग गई थी। CIA ने यह जानकारी जर्मनी की खुफिया एजेंसी को भी दी थी। लेकिन पहले से जानकारी होने के बावजूद पाइपलाइन की सुरक्षा नहीं की जा सकी। जर्मनी के कुछ अखबारों ने इस पर दावा किया है कि वहां की एजेंसियों को पहले से ऐसा होने की आशंका थी। उन्हें लग रहा था कि गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया जा सकता है।
ऐसी सूचना उन्हें अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने दी थी। लेकिन हमले के पीछे कौन होगा, हमले का मकसद क्या होगा और हमला कितना बड़ा होगा, इस बारे में खबर किसी को नहीं थी। लेकिन इतना तो साफ है कि अमेरिका और जर्मनी दोनों ये मानकर चल रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। इतना ही नहीं, जर्मनी को जो अलर्ट भेजा गया था उसमें किसी और पाइपलाइन का जिक्र भी नहीं था। ये अलर्ट बिल्कुल सटीक था, सिर्फ नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के लिए। ये दोनों गैस पाइपलाइन रूस से सीधा जर्मनी पहुंचती हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 1 से तो कुछ महीने पहले तक गैस जर्मनी तक पहुंच रही थी, लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से तो कभी गैस की सप्लाई नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी दोनों पाइपलाइन में धमाके हुए। हैरानी की बात यह कि जर्मनी से पहले यह खबर डेनमार्क को पता चली। बाल्टिक सागर में डेनमार्क के एक टापू के पास गैस पाइपलाइन के लीक होने की खबर आई थी और जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि समुद्र में तेज प्रेशर के साथ गैस लीक हो रही है। उस वक्त ये पता नहीं चल पाया था कि ये कोई धमाका है या सिर्फ पाइपलाइन से गैस लीक होने का मामला है। लेकिन मामले की जांच शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन में एक धमाका हो गया। जब उसी तरह की गैस लीक होने लगी तब समझने में देर नहीं लगी कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर भी इसी तरह का धमाका किया गया था। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 बिल्कुल साथ साथ चलती हैं। दोनों पाइपलाइन रूस से सीधा जर्मनी पहुंचती हैं। बाल्टिक सागर में दोनों का रूट नक्शे पर ऐसा दिखता है जैसे एक साथ दो लकीरें खींची गई हों। जहां से गैस लीक हुई उसके आसपास का समुद्र का करीब 5 किलोमीटर का हिस्सा सील कर दिया गया। वहां समुद्र में रहने वाले जीवों और मछलियों की जान पर संकट था, लेकिन मछलियों की सेहत से ज्यादा खतरा यूरोप की अर्थव्यवस्था की सेहत पर बन गया, क्योंकि बाल्टिक सागर वाला समुद्र का रूट पिछले कुछ महीनों में यूरोप की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ था। जिसकी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद से समुद्र के कई रूट पहले से ठप है। ऐसे चंद रास्ते हैं जो अब तक खुले हुए थे, जहां से यूरोप तक जरूरत का सामान भी पहुंच रहा है और कारोबार भी हो रहा है। उन्हीं में एक बाल्टिक सागर का रूट भी है। सबसे अहम बात यह कि बाल्टिक सागर का रूट बंद होते ही जर्मनी को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। सर्दियों में गैस की किल्लत दूर करने की उसकी योजना पर पानी फिर सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर समुद्र का यह रूट ठप हुआ तो UAE से गैस पहुंचने में भी मुश्किल हो सकती है। सर्दियों से पहले नेचुरल गैस की सप्लाई केवल जर्मनी ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों के लिए बेहद अहम है। इसलिए इतना तो साफ है कि अगर बाल्टिक सागर का ये रूट ठप पड़ा तो पूरे यूरोप को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन ये मानना मुश्किल हो रहा है कि रूस ने अपनी ही बनाई पाइपलाइन को तबाह करने की कोशिश की हो। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन तो ऐसा प्रोजेक्ट है जो पुतिन के लिए किसी सपने से कम नहीं था। बरसों से पुतिन नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट को हकीकत बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अमेरिका शुरू से ही नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का विरोध कर रहा था, लेकिन हर चुनौती से टकराते हुए पुतिन ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 का सपना साकार किया था। इस प्रोजेक्ट पर 1100 बिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इतनी अहम पाइपलाइन में महज समुद्र का रूट ठप करने के लिए धमाका करना यकीन करने लायक नहीं लगता, लेकिन अमेरिका की भूमिका सवालों में जरूर है, जिसकी सबसे बड़ी वजह CIA के अलर्ट को माना जा रहा है। लोगों के लिए यह भरोसा करना मुश्किल हो रहा है कि CIA को पाइपलाइन पर हमले की आशंका पहले से थी। जर्मनी की खुफिया एजेंसी को भेजा गया अमेरिका का यही अलर्ट शक की वजह बन रहा है, क्योंकि अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर धमाके होने से महीनों पहले अमेरिका को कैसे लगने लगा कि पाइपलाइन में ब्लास्ट हो सकता है। अगर रूस का मकसद पाइपलाइन को तबाह करना था तो वो जंग के फौरन बाद भी कर सकता था, फिर उसने इतने महीने तक इंतजार क्यों किया? सबसे बड़ी बात यह कि जब गैस पाइपलाइन से सप्लाई बंद थी तो धमाके की वजह आखिर क्या हो सकती है? इसीलिए यूरोप में चर्चा यह भी है कि ये पाइपलाइन में धमाका एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, एक ऐसी साजिश जिसका सीधा शक अमेरिका पर जा रहा है। अमेरिका के पास मकसद भी है और शक करने की वजह भी है। मकसद साफ है कि भविष्य में नॉर्ड स्ट्रीम 2 के शुरू होने की हर संभावना को खत्म कर दिया जाए, और शक करने की वजह है धमाके की खबर पहले से अमेरिका के पास होना। अमेरिका 2015 के बाद से ही नॉर्ड स्ट्रीम 2 का खुलकर विरोध कर रहा था। उसने कई बार जर्मनी से इस प्रोजेक्ट से दूर रहने की भी अपील की थी, लेकिन पुतिन का रास्ता रोकने में अमेरिका नाकाम रहा था और नॉर्ड स्ट्रीम 2 बनकर तैयार हो गई थी। इधर PM मोदी अगले महीने हिमाचल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। वहां वो बिलासपुर में बने एम्स का उद्घाटन करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इसमें उन्होंने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। त्रिपुरा के पूर्व CM बिप्लब देब और जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के नेता गुलाम अली ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली। उधर अमेरिका को रूस से सुखोई 35 लड़ाकू विमान खरीदने की धमकी देने के बाद तुर्की ने यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट पर अपनी नजरें गड़ा दी। असल में तुर्की अमेरिका से उसका F-16 जेट खरीदना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने उसे लटकाया हुआ है।
इसलिए तुर्की का पारा ऐसा चढ़ा कि उसने ऐलान ही कर डाला कि अब अगर अमेरिका ने उसे F-16 नहीं बेचा तो वो यूरोफाइटर टाइफून खरीद लेगा। एक न्यूज चैनल से बातचीत में तुर्की के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा कि हमने यूरोप से यूरोफाइटर के बारे में बात की है। तुर्की कभी भी बिना विकल्प के नहीं रहेगा। तुर्की पिछले साल अक्टूबर से अमेरिका से 40 F-16 फाइटर जेट खरीदना चाह रहा है, लेकिन अमेरिका टालमटोल करने में लगा है। इसलिए इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तायिप एर्दोआन भी धमकी दे चुके हैं कि दुनिया में अकेला अमेरिका ही जेट नहीं बनाता है। इसलिए अगर F-16 डील नहीं हुई तो तुर्की रूस से भी लड़ाकू विमान खरीद सकता है। लेकिन अब लग रहा है कि प्लान में कुछ चेंज है और तुर्की अमेरिका से F-16 न मिलने पर यूरोप से यूरोफाइटर टाइफून खरीदने का मन बना चुका है। क्योंकि तुर्की को अपनी जिन जरूरतों के लिए अमेरिका से F-16 चाहिए वो सभी जरूरतें यूरोफाइटर टाइफून पूरी करता है। सबसे पहली बात तो ये कि यूरोफाइटर टाइफून दुनिया का सबसे एडवांस स्विंग रोल एयरक्राफ्ट है, यानी ऐसा विमान जो कि आसमान में उड़ते हुए बेहद तेजी से अपने मिशन सेट बदल सकता है, बल्कि वो एक साथ 2 अलग अलग मिशन को अंजाम दे सकता है। और फिर वो यूरोप का फाइटर जेट है जिससे नेटो और अमेरिका को भी कोई एतराज नहीं होगा। इससे पहले तुर्की ने रूस के सुखोई 35 खरीदने की बात कही थी, लेकिन रूस है नेटो का दुश्मन और तुर्की नेटो का सदस्य है। ऐसे में रूस से डील तुर्की के लिए नेटो के अंदर जी का जंजाल बन सकती है, मगर यूरोफाइटर टाइफून के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बीच अमानतुल्लाह खान को अदालत से बड़ी राहत मिल गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत दे दी। उन्हें एसीबी ने वक्फ बोर्ड में हुई भर्तियों में गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। राजधानी के आबकारी मामले में गिरफ्तार विजय नायर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद बीजेपी ने फिर केजरीवाल सरकार के काम करने के तरीकों पर सवाल उठा दिए। शराब घोटाले के अंदर जितने लोग भी थे, जितने लोग शामिल थे, वो बहुत जल्द जेल के पीछे होंगे। आम आदमी पार्टी ने इन गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए और जांच एजेंसियों के जरिए डराने का आरोप लगाया। उसने झूठ बोलने से इनकार कर दिया, इसलिए कल इसको गिरफ्तार कर लिया। इधर चीन और पाकिस्तान की चुनौती से निपटने के लिए सेना को जल्द ही आत्मघाती ड्रोन से लैस किया जा सकता है। खबर है कि इसके लिए मेक इन इंडिया मुहिम के तहत अपने ही देश की एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी से करार किया जाएगा, जिसका बनाया आत्मघाती ड्रोन इतना ताकतवर है कि चीन और पाकिस्तान को भारत की सीमा में झांकने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रोन स्टेल्थ तकनीक से लैस है, इसलिए दुश्मन के रडार या एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आता। दावा है कि कुछ दिन पहले राजस्थान की एक फायरिंग रेंज में इस आत्मघाती ड्रोन का सफल परीक्षण भी किया गया था और टेस्ट के दौरान ड्रोन ने हर बार अपने टारगेट को सटीक निशाना साधकर तबाह कर दिया था, जिसके बाद सेना ने इस ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल करने का मन बना लिया और सूत्रों का दावा है कि जल्द ही सेना को इसकी डिलीवरी मिलनी भी शुरू हो जाएगी, जिसे चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा। और ये इतना घातक है कि दुश्मन के ठिकानों की जानकारी तो जुटाएगा ही, साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें बम गिराकर नेस्त नाबूद भी कर देगा। और इसके लिए सेना के जवानों को अपनी जान भी जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसे दूर बैठकर कंट्रोल किया जा सकेगा। मकसद ये होगा कि अगर टारगेट किसी खतरे वाली जगह पर है या दुश्मन की जमीन पर है तो फाइटर जेट को जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सेना को मिलने वाला आत्मघाती ड्रोन बम बरसाएगा नहीं, बल्कि खुद एक बम की तरह दुश्मन के ठिकाने पर गिरकर उसे तबाह कर देगा। दावा है कि इस ड्रोन की रेंज करीब 1000 किलोमीटर है, जबकि ये करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6 घंटों तक उड़ान भर सकता है। साथ ही ये ड्रोन अपने साथ 135 किलो विस्फोटक भी ले जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ये ड्रोन भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो गया तो उसके लिए सीमा पर पाकिस्तान और चीन की दखलंदाजी का मुंह तोड़ जवाब देना आसान हो जाएगा। वहीं शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। आईटी, ऑटो और फार्मा सेक्टर को छोड़कर शेयर बाजार में ज्यादातर सेक्टरों में गिरावट रही। इससे सेंसेक्स 509 अंक लुढ़ककर 56,598 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 149 अंक नीचे 16,859 पर पहुंच गया। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत ने राज्य सरकार की दुआरे राशन योजना को अवैध करार दे दिया। इस योजना के तहत लोगों के घरों तक सरकारी राशन पहुंचाया जाता है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। इस हादसे में कार ड्राइवर को काफी चोटें आई। इधर मुंबई के पास नाला सुपारा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें अपना स्कूटर छुड़ाने के लिए एक आदमी महिला पुलिसकर्मी से भिड़ता नजर आया। आरोप है कि सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर स्कूटर को पुलिस ने जब्त कर लिया, लेकिन जुर्माना देकर छुड़ाने के बजाय आरोपी जबरन स्कूटर ले जाने लगा। इस दौरान एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसी के ऊपर स्कूटर चढ़ा दिया। इसके बावजूद महिला ट्रैफिक कर्मी उसे रोकने के लिए स्कूटर को लगातार खींचती दिखाई दी, लेकिन वो रुकने को तैयार ही नहीं था।
उल्टा और तेजी के साथ वो उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। इसी खींचातानी में वो स्कूटर के साथ थोड़ी दूरी तक घिसटती भी चली गई और आगे जाकर सड़क पर गिर गई। इतने में वहां मौजूद उसके साथी ट्रैफिक पुलिसकर्मी उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करने लगे, जिससे वो भड़क गया और उसने स्कूटर को सड़क पर ही गिरा दिया। जिसके बाद आरोपी और उसकी पत्नी महिला पुलिसकर्मी पर ही भड़क गए। पुलिस का दावा है कि नियम तोड़ने की वजह से उसने ये कार्रवाई की और उसका स्कूटर उठाकर गोदाम में रख दिया। जिसके बाद यह आदमी भी वहां पहुंच गया और जबरदस्ती अपने स्कूटर को ले जाने लगा। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। गाड़ी अंदर रखो सर। महिला पुलिसकर्मी ने जब गोदाम का गेट बंद करने की कोशिश की तो उसने गुस्से में स्कूटर से सीधा गेट पर मारना शुरू कर दिया। फिर उसने पुलिस पर ही परेशान करने का आरोप लगा दिया। पिछले 2 महीने से टारगेट कर रही है लेडीज। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया। उधर पुतिन के परमाणु हमले की धमकी देने के बाद जापान ने रूस को केमिकल हथियारों के सामान की सप्लाई करने पर रोक लगा दी। एक हफ्ते पहले रूस के राष्ट्रपति ने ऐलान किया था कि परमाणु बम के इस्तेमाल को हवाई खबर न समझा जाए, जिससे यह साफ हो गया कि रूस इस जंग में किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है। ऐसे में जापान ने रूस के इस फैसले पर अपना कड़ा रुख अपनाया और केमिकल हथियारों को बनाने में जो सामान इस्तेमाल होता है उसकी रूस को सप्लाई पर बैन लगा दिया। क्योंकि पुतिन की धमकी के बाद रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ गई है। साथ ही जापान ने रूस से अपील की कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करे। यही नहीं, जापान ने रूस के खिलाफ ये कदम उठाकर बता दिया कि वो जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा है। क्योंकि 21 सितंबर को पुतिन के ऐलान से यह साफ हो गया था कि यूक्रेन से जारी युद्ध में रूस किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है और अगर उसे जरूरत लगी तो वो परमाणु बम के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा। पुतिन ने साफ कर दिया था कि परमाणु बम के इस्तेमाल को कोई भी कोरी कल्पना न समझे। मतलब ये कि यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन का यह ऐलान केवल जेलेंस्की या बाइडेन के लिए ही डराने वाला नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी दहशत फैल गई। क्योंकि पुतिन ने जो भी कहा उसका मतलब यह है कि यूक्रेन में अब तक जो कुछ भी हुआ उससे कहीं ज्यादा डरावनी तस्वीरें दुनिया को आगे देखने को मिल सकती हैं। पुतिन की इसी धमकी के बाद जापान ने उसे केमिकल हथियारों के सामान की सप्लाई करने से रोक दिया। इधर लालू यादव इलाज के लिए विदेश जाएंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले के आरोपों में घिरे लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत दी और उन्हें इलाज के लिए 10 से 25 अक्टूबर तक सिंगापुर जाने की मंजूरी दे दी। इसी मामले में CBI ने अदालत से बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की, जिस पर अदालत ने 18 अक्टूबर तक सुनवाई टाल दी। असल में CBI ने अपनी इस याचिका में तेजस्वी यादव पर जांच एजेंसी को धमकी देने का आरोप लगाया था। RJD अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद लालू यादव ने विपक्षी दलों से फिर एकजुट होने की अपील की। सभी लोगों को इकट्ठा करके प्रतिपक्षी लोगों को इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस बीच भारतीय सेना की द व्हाइट नाइट कोर की गोल्डन जुबली के मौके पर जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सेना के जवानों ने ड्रिल करके अपनी ताकत दिखाई। 2016 में इसी दिन उरी हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसलिए इस अभ्यास के जरिए फौजियों ने यह दिखाया कि वो दुश्मन को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। जिसके लिए नगरोटा में एक मैदान में जवानों ने कड़ा अभ्यास किया। इसके तहत सैनिकों को बंकरों में छिपे आतंकियों पर हमला करना था, जिन्हें मार गिराने के लिए फौजियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। दुश्मन के खात्मे के लिए कुछ जवान वहां पैराशूट से तो कुछ सैनिक वहां हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे और बंकरों में छिपे आतंकियों को घेर लिया। और उन्होंने इस ड्रिल के जरिए दिखाया कि कैसे इन हालात में भारत की सेना काम करती है और दुश्मन को घुटनों पर लाने के लिए कौन सी तरकीबें अपनाई जाती हैं, ताकि बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में बैठे आतंकियों को मार गिराया जा सके। ड्रिल के दौरान डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद रही। डॉग स्क्वाड की मदद से फौजियों ने दुश्मन के ठिकानों का पता लगाया। कुछ जवान भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर से मैदान में उतरे और वक्त बर्बाद किए बिना बंकरों की तरफ बढ़ गए। आप देख सकते हैं भारतीय सेना की जो टीमें हैं ये हेलीकॉप्टर से यहाँ पर उतरी हैं और यहाँ पर ये इसकी प्रैक्टिस की जा रही है। खतरे को भांपते हुए जवान रेंगते हुए दुश्मन के बंकरों तक पहुंचे और उनके बेहद करीब जाकर उन्हें तबाह कर दिया, जिसके बाद भारतीय जवानों ने वहां तिरंगा फहराया। इधर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ गया। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 38% करने का फैसला लिया। इससे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले 62 लाख पूर्व कर्मचारियों को फायदा होगा। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया।
भगत सिंह की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। शनिवार से शुरू होने वाले ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का ऐलान कर दिया गया, जिसकी कमान हनुमा विहारी को सौंपी गई। रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का मुकाबला 2019-20 की रणजी चैंपियन सौराष्ट्र से होगा। वहीं खबर है कि दुनिया भर के खतरनाक हथियारों की जानकारी देने वाली एक वेबसाइट ने चीन और पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खोलकर रख दी। ये दोनों देश अपने सबसे खतरनाक हथियारों को कहां छुपा कर रखते हैं, इसकी जानकारी अब तक किसी के पास नहीं थी। लेकिन इस वेबसाइट ने चीन और पाकिस्तान के सबसे खतरनाक हथियारों का राज दुनिया को बता दिया। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए यह पहेली थी कि आखिर चीन की मिसाइलों का गोदाम कहां है, कहां छुपाता है चीन अपने खतरनाक हथियारों का जखीरा। ये जानकारी किसी भी देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम होती है। खतरनाक मिसाइलें बनाने के लिए किसी देश के वैज्ञानिक दशकों मेहनत करते हैं, लेकिन अगर यह हथियार किसी और के हाथ लग जाए, मतलब सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ये जानकारी इतनी अहम है कि एक बार दुश्मन को पता लग जाए तो देश की सुरक्षा और उसका आत्मविश्वास दोनों खत्म हो सकते हैं। इसीलिए इन ठिकानों की सुरक्षा बेहद कड़ी होती है। इतनी सख्त सुरक्षा होती है कि कोई परिंदा भी पर न मार पाए। हथियारों की जानकारी देने वाली इस वेबसाइट ने पाकिस्तान और चीन दोनों की पोल खोल दी। दोनों देशों में मिसाइलें कहां छिपाई गई हैं, इसकी सटीक जानकारी वेबसाइट पर डाल दी। ये जानकारी सही है नहीं, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने इन जानकारियों को गलत नहीं बताया। इसीलिए चीन और पाकिस्तान की खामोशी को उनका कबूलनामा माना जा रहा है। मतलब ये माना जा रहा है कि वेबसाइट पर छापी गई जानकारी बिल्कुल सही है। वेबसाइट पर छापा गया है कि पाकिस्तान की सारी मिसाइलें वहां के पंजाब प्रांत में सरगोधा नाम की जगह पर हैं। सरगोधा में पाकिस्तान की फौज का एक बेस है, जहां पाकिस्तान की फौज की हमेशा भारी तैनाती रहती है। दूसरी तरफ चीन के 4 अलग अलग प्रांतों का पता बताया गया है। चारों ऐसे प्रांत हैं जहां वहां की सेना के मिलिट्री बेस मौजूद हैं। इनमें 2 मिलिट्री बेस तो एक्टिव हैं, लेकिन 2 सक्रिय नहीं हैं। खबर यह है कि इन चारों जगहों पर मिसाइलों को छुपाए जाने की सूचना है। ऐसा इसलिए ताकि कोई एक ठिकाना अगर दुश्मन को पता चल भी जाए तो सारे हथियार तबाह न हो जाएं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इन चारों जगहों की सुरक्षा में तैनात रहती है। इधर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फायदा मिलना जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समय सीमा 3 महीने के लिए और बढ़ा दी। यानी गरीब परिवारों को इस महीने के बाद भी मुफ्त सरकारी राशन मिलता रहेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है। मुंबई एयरपोर्ट से करीब 19 लाख का सोना जब्त किया गया। बताया गया कि इस सोने को चॉकलेट और टॉफी के पैकेटों में छिपाकर रखा गया था। आईसीसी की ताजा जारी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव ने एक पायदान की छलांग लगाई और वो दूसरे स्थान पर पहुंच गए। इस बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरकारी बंगले में बनी मजार और वहां चल रहे काम पर हंगामा हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां तोड़फोड़ कर दी, जिन्हें काबू करने के लिए 3 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी, क्योंकि वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मजार के पास बनी दीवार और गेट को तोड़ना शुरू कर दिया था। कुछ लोग हथौड़ा तो कुछ ईंट से दीवार को तोड़ते दिखे। इस तरह कुछ देर बाद उन्होंने गेट को तोड़ दिया और फिर नारेबाजी की। यही नहीं, मजार के पास लगे बोर्ड को भी उतार दिया गया। बजरंग दल का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी मजार भी अवैध है और वहां चल रहा काम भी, इसलिए ये सरकारी जगह खाली कराई जाए। मजार का निर्माण नहीं, मजार को जाने वाला एक रास्ता था जहां नया गेट बनाने का प्रयास किया गया। बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया और मजार के पास अवैध तरीके से बन रहे गेट का काम रुकवा दिया गया। साथ ही हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को इस मामले में जांच का भरोसा भी दिया गया। उधर यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया में हालात यूं बदले कि पुतिन ने तालिबान से एक डील कर ली, लेकिन इस डील का जंग से कोई लेना देना नहीं। खबर है कि अफगानिस्तान की मदद करने के लिए रूस ने तालिबान को पेट्रोल, डीजल, गैस और गेहूं देने का करार किया है। ये तालिबान की पहली अहम इंटरनेशनल इकोनॉमिक डील है, जो कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पिछले साल अगस्त में जब से उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तभी से पूरी दुनिया में तालिबान अलग थलग पड़े हैं। किसी भी देश ने उनकी सरकार को मान्यता नहीं दी है, और तो और अफगानिस्तान के बैंक अकाउंट तक फ्रीज हैं। इस वजह से वो दुनिया के बैंकिंग सिस्टम से कटा हुआ है। ऐसे में रूस के साथ तालिबान की पेट्रोल, डीजल, गैस और गेहूं के लिए डील गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस डील के तहत रूस सालाना तालिबान को करीब 10 लाख टन पेट्रोल, 10 लाख टन डीजल, 5 लाख टन एलपीजी और 20 लाख टन गेहूं देगा। हालांकि रूस ने भी तालिबान को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन की जंग के साइड इफेक्ट से थोड़ी राहत पाने के लिए पुतिन ने तालिबान के साथ डील कर ली। तालिबान ने बताया कि रूस ने उन्हें इस डील पर डिस्काउंट भी दिया है। इधर नए सीडीएस की नियुक्ति हो गई।
सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त कर दिया। जनरल विपिन रावत के निधन के बाद यह पद खाली था। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के 3 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक ने इसकी मंजूरी दे दी। इसके तहत नई दिल्ली, मुंबई के CST और अहमदाबाद स्टेशन पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूपी के बस्ती जिले में मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टरों पर एक महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया। इसके बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बीच खबर है कि कई और देश तुर्की से उसका बेहद ताकतवर बायरख्तार TB2 ड्रोन खरीदने की होड़ में शामिल हो गए। यूक्रेन ने तुर्की के इस खतरनाक ड्रोन की मदद से रूसी सेना पर जमकर कहर बरपाया, जिसके बाद दुनिया भर में उसकी ताकत का ऐसा डंका बजा कि कई देश इसके खरीदारों की कतार में खड़े नजर आने लगे। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अब मलेशिया और इंडोनेशिया ने भी तुर्की से इसी ड्रोन को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। खबर है कि जल्द ही इन दोनों देशों की तुर्की के साथ ड्रोन की डील पर मोहर लग जाएगी, जिसके बाद ये ड्रोन उनकी सेना की ताकत बढ़ाने के काम आएगा। ठीक उसी तरह जैसे इसने रूस की शक्तिशाली सेना के सामने लड़ रही यूक्रेन की सेना में जान फूंक दी। उसके लिए तुर्की का ये ड्रोन किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हुआ। उसने पुतिन की फौज का वो हाल किया कि उसके जवानों को जान के लाले पड़ गए। इस ड्रोन के हमलों ने जंग में पुतिन के सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के परखचे उड़ा दिए। और बायरख्तार TB2 ड्रोन की इसी ताकत को देखकर अब इंडोनेशिया और मलेशिया भी इसके मुरीद हो गए, जबकि इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इससे पहले ही 24 और देश बायरख्तार TB2 ड्रोन खरीदने के लिए करार कर चुके हैं, जो ये दिखाता है कि तुर्की का ये ड्रोन जंग के मैदान में कितना कामयाब है। असल में यूक्रेन जंग के साथ ही ये ड्रोन पिछले दिनों अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच छिड़ी जंग में भी अपना लोहा मनवा चुका है। अजरबैजान ने दावा किया था कि उसकी सेना ने नागोर्नो कराबाख में छिड़ी जंग में आर्मेनिया के कई ठिकानों को इस ड्रोन की मदद से तबाह कर दिया। असल में करीब 2 साल बाद इस इलाके पर कब्जे को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया एक बार फिर आमने सामने हैं। दावा तो यह भी है कि इससे पहले 2020 में छिड़ी जंग में भी तुर्की के इस ड्रोन ने आर्मेनिया की सेना की कमर तोड़ दी थी। इसीलिए तुर्की के इस ड्रोन की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हथियार में होती है। ये ड्रोन 24 घंटे तक आसमान में 27,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसका निशाना तो सटीक है ही, ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में माहिर है। और तो और तुर्की का यह हथियार 150 किलो तक का वजन उठा सकता है। साथ ही ये ड्रोन दिन हो या रात किसी भी वक्त दुश्मन का सफाया करने की ताकत रखता है। इस बीच खबर है कि रूस अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में एक सुखोई की ताकत में इजाफा करने जा रहा है। वो Su-57 विमानों को अपनी नई क्रूज मिसाइल से लैस करने की तैयारी में है, जो हाल ही में बनकर तैयार हुई है। दावा किया जा रहा है कि रूस में बनी ये X-69 क्रूज मिसाइल जंग का रुख बदलने की ताकत रखती है, जो कि स्टेल्थ तकनीक से बनी एक ताकतवर मिसाइल है। यानी ये दुश्मन के रडार सिस्टम को भी चकमा देने की काबिलियत रखती है। जानकारी के मुताबिक रूस अपने सबसे भरोसेमंद Su-57 फाइटर जेट को इस मिसाइल से लैस करने वाला है, जो खुद भी एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के टारगेट के बहुत करीब आने के बाद ही नजर आता है। और यही वजह है कि इसे रूस की अदृश्य शक्ति कहा जा रहा है। ये मिसाइल पिछले महीने मॉस्को में रूस के सालाना हथियार एक्सपो में लॉन्च की गई, जिसे हमले वाली जगह पर भयंकर तबाही मचाने के इरादे से डिजाइन किया गया। दावे के मुताबिक 770 किलो वजनी ये मिसाइल 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी तबाह कर सकती है, जो GPS और सैटेलाइट के जरिए हमले से पहले ही अपने टारगेट को लॉक करने में सक्षम है। इसके अलावा इसे बहुत कम ऊंचाई से भी दागा जा सकता है। इसकी मदद से दुश्मन के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यह आसानी से चकमा दे सकती है। X-69 क्रूज मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी बनावट है। स्टेल्थ तकनीक से बनी ये मिसाइल हवा में गायब हो सकती है। जानकारी के मुताबिक इसमें खास तरह के पंख लगे हैं, जो काफी देर तक मिसाइल को हवा में छिपा कर रखते हैं और टारगेट के करीब पहुंचने से पहले अपने आप ही खुल जाते हैं। यानी जब तक दुश्मन को इसकी भनक लगेगी तब तक ये उसके ठिकाने को तबाह कर चुकी होगी। इधर सुरक्षा बल ने फिर पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान सीमा के पास एक पैकेट से कुछ हथियार मिले। बताया गया कि ड्रोन के जरिए सीमा पार से ये हथियार भिजवाए गए थे। बाद में सुरक्षा बल ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में विस्फोटक के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। कुलगाम में सुरक्षा बल ने एक दिन पहले मारे गए 2 आतंकियों से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। उधर आर्थिक संकट से जूझ रहे क्यूबा में ताकतवर तूफान ने भीषण तबाही मचाई। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी क्यूबा के इलाकों पर पड़ा, जहां तूफान के उठने से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, जिसकी कुछ तस्वीरें बाताबानों से भी सामने आईं, जहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सड़कें पानी में डूब गईं। वहां जगह जगह इतना पानी भर गया कि यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि वहां सड़कें कहां हैं।
लोग घुटनों तक भरे पानी के बीच से निकलने को मजबूर हो गए। सड़कों पर पानी के बीच से निकलने के लिए कुछ लोग एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ते दिखे, तो किसी ने अपने बच्चे को पानी से बचाने के लिए उसे अपने कंधों पर बैठा लिया। और इस पानी ने केवल सड़कों पर ही मुसीबत नहीं बढ़ाई, बल्कि कई लोगों के घरों के अंदर भी पानी का तांडव देखने को मिला, जिससे उनका दिन का चैन और रातों की नींद भी उड़ गई। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि मकानों में पानी घुसने से लोगों का भारी नुकसान हुआ। उनके घरों में फर्श दिखना तो जैसे बंद ही हो गया। इन हालात में सामान को पानी से बचाने की कोशिश की गई। लोगों ने कई चीजों को ऊंचाई पर रखकर पानी में खराब होने से बचाया। इस ताकतवर तूफान से क्यूबा की राजधानी हवाना भी नहीं बच पाई। वहां बड़े से बड़े पेड़ और सड़कों पर लगे साइन बोर्ड नीचे गिरे मिले, क्योंकि क्यूबा में 205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। कुछ ही देर में तूफान की वजह से देश का पश्चिमी हिस्सा अंधेरे में डूब गया। जबकि प्योर्ता दे गोल्पे में तो तंबाकू और केले की फसल को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि तेज हवाओं के साथ बरसात होने से फसलें बर्बाद हो गईं और किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। यही नहीं, शक्तिशाली तूफान के कारण वहां सड़कों पर जगह जगह भारी भरकम पेड़ गिर गए और लोगों के सिर से छत तक छिन गई। वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए कि हजारों लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एक दंपति अपने बच्चों के साथ सुरक्षित जगह की ओर बढ़ता दिखा। पश्चिमी क्यूबा में तबाही मचाने के बाद तूफान ने अमेरिका के फ्लोरिडा का रुख किया। वहां से भी उसके रौद्र रूप की कुछ तस्वीरें सामने आईं। नॉर्थ फेरी एयरपोर्ट पर तो तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि हवाई अड्डे पर खड़े प्लेन खिलौनों की तरह टूटे फूटे दिखे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस पर अब प्रतिबंधों का असर दिखने लगा है। पश्चिमी देशों से कारोबार बंद होने के बाद रूस के सामने हवाई जहाजों की किल्लत खड़ी हो गई, जिसके बाद पुतिन ने अपने ही देश में बोइंग और फाइटर जेट बनाने का फैसला किया है और वो इस पर किसी भी कीमत पर अमल करना चाहते हैं। दावा किया गया कि रूस की एविएशन कंपनियों को बाकी देशों के भरोसे न रहने की नसीहत दी गई है। पुतिन का मानना है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देश अब उन्हें न तो हवाई यात्रा में मदद करेंगे और न ही उन देशों से कोई यात्री विमान खरीदा जा सकेगा। इसलिए रूस अब 2030 तक करीब 1000 विमान बनाने की तैयारी कर रहा है, जिनमें 2024 से हर साल 20 बड़े विमान बनाने का टारगेट है। वहीं हर साल 72 छोटे विमान बनना भी इसी साल से शुरू हो जाएंगे, जो 2030 तक रूस को हवाई सेवा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना देंगे। असल में जंग की वजह से पश्चिमी देशों और अमेरिका ने रूस पर जबरदस्त प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे रूस का खेल बिगड़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इन विमानों में MS-21 इंजन का इस्तेमाल होता है, जो अमेरिका से बनकर आता है। और रूस ये अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका अब किसी भी कीमत पर उसे ये मुहैया नहीं कराएगा, जिसकी वजह से रूस दूसरे रास्ते तलाशने को मजबूर हो गया। उधर अमेरिकी कंपनी का दावा है कि पुतिन अपने इस मिशन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसके मुताबिक रूस ने सोवियत दौर से अब तक अपने बलबूते पर महज 2000 विमान बनाए हैं। ऐसे में अगले 7.5 साल में 1000 एयरक्राफ्ट बनाने का काम रूस के लिए नामुमकिन साबित होगा। इधर हिमाचल में कांग्रेस को झटका लगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी का दामन थाम लिया। मोदी जी इस वक्त भारतवर्ष के अकेले लीडर ऐसे हैं जो पूरे भारत को एक ही माला में पिरोएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अगले 2 दिन तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वहां वो अहमदाबाद मेट्रो के फेज 1 का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गांधीनगर और मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। यूपी के हरदोई में एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर बैठे 3 लोगों की मौत हो गई। उधर खबर है कि नवंबर में क्वाड देशों की नौसेनाएं अभ्यास करने वाली हैं। इस सैन्य अभ्यास को चीन और रूस की जोड़ी के खिलाफ अमेरिका का जवाब माना जा रहा है, जिसमें भारतीय नौसेना भी शामिल होगी। जानकारी के मुताबिक जापान के योकोसुका में क्वाड देशों का यह युद्धाभ्यास 8 से 19 नवंबर तक चलेगा, जिसमें भारत समेत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की ताकतवर नौसेनाएं शामिल होंगी। और इसके लिए खास तौर पर योकोसुका तक को इसलिए चुना गया क्योंकि ये अमेरिकी नौसेना का अड्डा है। साथ ही अमेरिका के महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रेगन का होम पोर्ट भी है। जानकारी के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना के शिवालिक क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट, एंटी सबमरीन युद्धपोत और बोइंग PHI एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। वहां जवानों को समंदर में दुश्मन से निपटने और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे।
ऐसा इसलिए क्योंकि हिंद महासागर के इलाके में चीन की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे सबक सिखाने के इरादे से भारतीय नौसेना अपनी पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट की ताकत को इस ड्रिल के जरिए आजमाएगी। इसी वजह से सैन्य अभ्यास में खास तौर पर एंटी सबमरीन ड्रिल की जाएगी ताकि क्वाड देशों की नौसेनाओं की ताकत में इजाफा हो सके। इधर यूपी के जालौन में सरकारी जमीन पर बनाए गए गेस्ट हाउस पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोप है कि भूमाफिया ने करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और उस पर आलीशान गेस्ट हाउस अवैध तरीके से खड़ा कर दिया, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। सबसे पहले बुलडोजर से गेस्ट हाउस के बाहरी हिस्से को तोड़ा गया, फिर एक एक कर गेस्ट हाउस के सभी कमरों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। इसी तरह गेस्ट हाउस के आसपास लगाए गए टिन शेड भी गिरा दिए गए। इस दौरान कोई हंगामा न हो इसलिए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। बताया गया कि नोटिस देने के बाद भी भूमाफिया ने पीडब्ल्यूडी की जमीन खाली नहीं की, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। 5 वर्ष पूर्व का कब्जा है और ये उनको कई बार नोटिस भी दी गई है। जिस सरकारी जमीन से प्रशासन ने कब्जा हटाया उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। इस बीच महाराष्ट्र के बुल्ढाना से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसका वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराती नजर आई। वीडियो में दिखा कि तेजी से एक कार पहले तो डिवाइडर से टकराई, फिर 3 से 4 बार पलटती चली गई और कार से धुआं निकलने लगा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद इलाकों में जनमत संग्रह करवा रहा है और लोगों से बंदूक की नोक पर जबरन कुछ दस्तावेज भरवाए जा रहे हैं। वैसे ज़ेलेंस्की के डर की सबसे बड़ी वजह यही है कि पुतिन नतीजों का ऐलान करते ही यूक्रेन के 15% हिस्से को रूस का मानने लगेंगे। और अगर यूक्रेन ने फिर से इन इलाकों पर कब्जे की कोशिश की तो उसे दुनिया के सामने यूक्रेन का उस पर किया हुआ हमला दिखाएंगे, जिससे रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग और भयानक रूप ले लेगी। क्योंकि पिछले हफ्ते ही पुतिन ने कहा था कि वो रूस के क्षेत्र की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। मतलब पुतिन ने खुलकर बोल दिया कि जैसे ही वो यूक्रेन के किसी हिस्से पर कब्जे का औपचारिक ऐलान करेंगे वो उनका हो जाएगा और उसकी रक्षा के लिए वो परमाणु हथियार चलाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि रूस के विदेश मंत्री पहले ही ये बता चुके हैं कि जिन 4 इलाकों में जनमत संग्रह हुआ है, नतीजे आते ही वहां रूस का कानून लागू हो जाएगा, जिसका मतलब साफ है कि खैरसोन, डोनेस्क, लुहांस्क और ज़ापोरिजिया में रूस की सरकार होगी और उन लोगों की शामत आ जाएगी जिन्होंने यूक्रेन के पक्ष में वोट डाला था। यानी पूरा चांस है कि 30 सितंबर के बाद रूस यूक्रेन में एक नया दांव चलेगा, जिससे न केवल यूक्रेन का नक्शा बदल सकता है बल्कि वहां के लोगों की जिंदगी में उथल-पुथल मच सकती है। आखिर ये नौबत क्यों आई कि रूस को यूक्रेन के उन इलाकों में जनमत संग्रह करवाना पड़ा जहां उसकी सेना कब्जा कर चुकी है? पूरी कहानी आपको बताते हैं। क्या है जनमत संग्रह? जनमत संग्रह एक ऐसा मतदान है जिसमें एक क्षेत्र के लोगों से केवल एक प्रस्ताव को स्वीकार करने को या ठुकराने के लिए सवाल पूछा जाता है। क्यों हुआ जंग के बीच में यूक्रेन में जनमत संग्रह? रूस यूक्रेन में एक बार फिर 2014 की कहानी दोहराना चाहता है, क्योंकि तब भी उसने क्राइमिया के रूस में विलय को सही ठहराने के लिए जनमत संग्रह करवाया था। कहां हुआ जनमत संग्रह? रूस ने अपने कब्जे वाले डोनेस्क, लुहांस्क, खैरसोन और ज़ापोरिजिया के कुछ इलाकों में वोटिंग करवाई और लोगों की राय जानी। कैसे हुआ यूक्रेन में जनमत संग्रह? डोनेस्क, लुहांस्क, खैरसोन और ज़ापोरिजिया में 5 दिन तक वोट पड़े और रूस के अधिकारी घर घर बैलेट बॉक्स लेकर पहुंचे, जिन पर लोगों से जबरदस्ती का भी आरोप लगा। कब हुआ यूक्रेन में जनमत संग्रह? यूक्रेन जंग के 8वें महीने में पुतिन ने यह रास्ता चुना, जिससे बिना जंग जीते ही यूक्रेन का 15% इलाका उनका हो जाएगा। कौन है जिसने यूक्रेन में जनमत संग्रह करवाया? इसका जवाब है रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जो चाहते हैं कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर उनका कब्जा है वो जल्द से जल्द रूस में शामिल हो जाएं। इस बीच खबर है कि चीन ने ताइवान की घेरेबंदी तेज कर दी है। ताइवान का दावा है कि 2 दिन पहले चीन के 12 सैन्य विमान को उसने ताइवान के आसपास ट्रैक किया था, जो कि ताइवान में घुसने की फिराक में थे। चीन लगातार इस बात पर अड़ा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और इसलिए वो ताइवान को चीन में शामिल करने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। इस बीच ताइवान की तरफ से दावा किया गया कि उसने चीन के 12 सैन्य विमानों और 4 जहाजों को ताइवान के आसपास ट्रैक किया था, जिनमें 2 J-16 लड़ाकू विमान बताए गए। ताइवान के मुताबिक उन दोनों लड़ाकू विमानों ने ताइवान के हवाई क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में उड़ान भरी थी। लेकिन चीन के वो सैन्य विमान मीडियन लाइन को पार नहीं कर सके। ये अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो समंदर में चीन और ताइवान को अलग करती है, जिसे बार बार पार करने की कोशिश करने का आरोप ताइवान ने चीन पर लगाया। ताइवान का आरोप है कि चीन के लड़ाकू विमान और जंगी जहाज बार बार ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को पार कर रहे हैं।
जिसमें वो इस बार कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि ताइवान ने इसकी जानकारी मिलते ही वहां अपने जहाज, जमीन से मार करने वाले मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए, ताकि चीन की हर हरकत पर ताइवान की नजर रहे। क्योंकि बीते दिनों चीन अपनी हरकतों से ऐसा दिखाने की कोशिश कर चुका है कि मानो वो ताइवान पर हमला करने ही वाला है। क्योंकि अगस्त की शुरुआत में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन बुरी तरह भड़क गया था और उसके बाद वो लगातार खतरनाक मिसाइलों से लैस अपने लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों का बेड़ा भेजकर ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि अगस्त और सितंबर में रोजाना चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में अपने सैन्य विमान भेजे। ताइवान का दावा है कि वो सितंबर में चीन के करीब 130 जहाजों और 500 से ज्यादा विमानों को ताइवान के आसपास ट्रैक कर चुका है। मतलब ये कि जंग भले ही न छिड़ी हो, लेकिन चीन लगातार ताइवान की घेरेबंदी कर उसको डरा रहा है। वो ये दिखा रहा है कि अगर युद्ध हो गया तो वो आसानी से ताइवान को घुटनों पर ले आएगा। उधर अमेरिका ने अपनी खतरनाक वॉरशिप यूएसएस जुमवॉल्ट DDG-1000 को जापान भेज दिया है, या यूं कहें कि उसने अपना ये जंगी जहाज चीन के दरवाजे पर भेज दिया है, क्योंकि ये वॉरशिप प्रशांत महासागर के पश्चिमी इलाके में तैनात होगी और वहां से चीन की दूरी ज्यादा नहीं है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका की यूएसएस जुमवॉल्ट DDG-1000 चीन के दरवाजे पर है। जापान पहुंची ये अमेरिकी वॉरशिप प्रशांत महासागर के पश्चिमी इलाके में तैनात है, यानी ये समंदर के उस इलाके में खड़ी है जहां चीन पिछले 2 सालों से कुछ ज्यादा ही सक्रिय है। 2021 में तो इसने रूस की नौसेना के साथ ड्रिल भी की थी और इस साल मई में उसकी सेना ने अकेले वहां अभ्यास किया था, लेकिन अब उसे रोकने के लिए वहां अमेरिका की खतरनाक डिस्ट्रॉयर यूएसएस जुमवॉल्ट पहुंच गई है। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें उनसे पूछा गया कि वो रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। रूस ने दावा किया कि जिन जिन इलाकों में लोगों से ये बात पूछी गई, वहां ज्यादातर लोगों ने रूस के पक्ष में वोट डाला, जिससे ये बात साफ हो गई कि जंग के दौरान रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया वो यूक्रेन के इलाके में विलय चाहते हैं। कम से कम पुतिन के अधिकारियों ने तो यही दावा किया और डंके की चोट पर बोले कि खेरसोन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया के लोग रूस के साथ हैं, वो भी बिना किसी दबाव के। С юридической точки зрения действительно референдум состоялся, потому что большая половина населения пришла и проголосовала. यूक्रेन जंग में पुतिन की सेना अब तक जीत का स्वाद नहीं चख पाई है, लेकिन जनमत संग्रह करवाकर पुतिन ने ये पक्का कर लिया कि वो बिना युद्ध जीते ही यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर ले। क्योंकि पुतिन ने इशारा कर दिया था कि जनमत संग्रह का नतीजा उनके पक्ष में आते ही वो यूक्रेन के उन इलाकों का रूस में विलय कर लेंगे। रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों में जनमत संग्रह करवाया वो है खेरसोन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया, जहां 5 दिन तक वोटिंग हुई, जो यूक्रेन का करीब 15% का इलाका है और वहां के करीब 40 लाख लोगों ने जनमत संग्रह में हिस्सा लिया, जिसके नतीजों का ऐलान पुतिन 30 सितंबर को रूस की संसद के संयुक्त सत्र में कर सकते हैं। लेकिन रूस के अधिकारियों ने पहले ही दावा कर आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसका वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराती नजर आई। वीडियो में दिखा कि तेजी से एक कार पहले तो डिवाइडर से टकराई, फिर 3 से 4 बार पलटती चली गई और कार से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग कार में सवार आदमी की मदद के लिए पहुंचे और उसे निकालने की कोशिश करने लगे। इस हादसे में कार के परखचे उड़ गए, उसकी छत पूरी तरह पिचक गई और खिड़कियों के साथ दरवाजे भी टूट गए। बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, कार में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था और रफ्तार ज्यादा होने से उसका कार पर काबू नहीं रहा, जिसकी वजह से गाड़ी सीधा डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। उधर चीन और रूस की एक खतरनाक जुगलबंदी की खबर आई। अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने चीन और रूस के जहाजों को एक साथ गश्त लगाते हुए देखने का दावा किया। हालांकि ना तो कहीं हथियार चले और ना ही जंग की कोई नौबत आई, लेकिन दावा यह है कि रूस और चीन की ये जुगलबंदी एक बहुत बड़ी जंग की वजह बन सकती है। इससे पहले भी चीन और रूस की नौसेनाओं के एक साथ अभ्यास करने और कुछ रहस्यमयी अभियानों में साझेदारी करने की बात सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार जो खबर आई वो चौंकाने वाली है। दावा किया गया कि अलास्का के पास बेरिंग सागर में जंगी जहाजों का एक बड़ा काफिला देखा गया। इस काफिले में 2 जहाज चीन के बताए गए और 3 जहाज रूस के बताए गए। ये 5 जहाज समुद्र में एक साथ फॉर्मेशन बनाकर चलते हुए देखे गए। समुद्र में अमेरिका के कोस्ट गार्ड की एक नाव गश्त लगा रही थी। नाव पर मौजूद नौसैनिकों की नजर जब इस काफिले पर पड़ी तो हंगामा मच गया, क्योंकि समुद्र का ये एक ऐसा इलाका है जहां पहले कभी किसी तरह की तनातनी की खबर नहीं आई थी। लेकिन एक साथ चीन और रूस की पूरी ताकत जब समुद्र में दिखी तो अमेरिका के कोस्ट गार्ड के भी होश उड़ गए, जिसके बाद अमेरिका के कोस्ट गार्ड और नौसेना पूरी तरह अलर्ट हो गए। पता चला है कि अमेरिका की वायुसेना ने भी अपने फाइटर जेट का बेड़ा रवाना कर दिया।
लेकिन तब तक चीन और रूस के जहाज वहां से निकल चुके थे। भले ही जंग की नौबत ना आई हो, लेकिन इस घटना को अमेरिका हल्के में नहीं ले रहा। नेटो के अधिकारियों ने पिछले महीने भी सख्त चेतावनी दी थी। दावा किया गया था कि चीन की नजर आर्कटिक पर है, इसके लिए वो रूस के साथ कोई गुपचुप डील करने में लगा है। बेरिंग सागर में चीन और रूस के काफिले का दिखना एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक और नाम की चर्चा शुरू हो गई। खबर है कि दिग्विजय सिंह भी इस चुनाव की रेस में शामिल हो गए और वो सुबह दिल्ली में अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जारी हलचल के बीच शशि थरूर ने एक ट्वीट किया, जिसके जरिए उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि उनकी उम्मीदवारी के समर्थन का दायरा बढ़ता जा रहा है। खबर है कि राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी संकट के बावजूद अशोक गहलोत इस पद की दौड़ में बने हुए हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने सोनिया गांधी को जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें गहलोत को राजस्थान संकट के लिए जिम्मेदार नहीं माना गया। इधर गैंगस्टर संदीप बिश्नोई हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड समेत साजिश में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया, जिन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत 19 सितंबर को राजस्थान में नागौर कोर्ट के बाहर संदीप बिश्नोई को गोलियों से भून दिया था। इस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें पेशी के बाद कोर्ट से बाहर निकले संदीप बिश्नोई पर कुछ हथियारबंद बदमाश हमला करते दिखाई दिए थे। एक ने उसके सिर में गोली दागी थी तो दूसरे बदमाश ने उसके गिरने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। उस वक्त बम्बिहा गैंग ने संदीप बिश्नोई को लॉरेंस गैंग का करीबी बताते हुए उसकी हत्या की जिम्मेदारी ली थी और इसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बदले की शुरुआत बताया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि संदीप बिश्नोई की हत्या करके बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस गैंग को खुली चुनौती दे दी और उसके निशाने पर लॉरेंस गैंग को कोई छोटा गुर्गा नहीं बल्कि मूसेवाला की हत्या की पूरी प्लानिंग करने वाला गोल्डी बराड़ है। मतलब ये कि पंजाब में खतरनाक गैंग वॉर छिड़ने का खतरा मंडराने लगा था, क्योंकि कहा जाता है कि गोल्डी बराड़ ने ही कनाडा में बैठकर मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया के जरिए संदीप बिश्नोई हत्याकांड पर बम्बिहा गैंग के दावों को बेबुनियाद बता दिया था और फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि बदला लेने में जोर लगता है, बदला फेसबुक पोस्ट से पूरा नहीं होता। साथ ही गोल्डी बराड़ ने यह दावा भी किया था कि संदीप बिश्नोई की हत्या करीब 10 साल पुरानी रंजिश की वजह से हुई थी। और अब इस हत्याकांड में पुलिस ने जो पर्दाफाश किया वो भी लॉरेंस गैंग के दावों को सही ठहराता दिखा, क्योंकि पुलिस ने जिस मास्टरमाइंड सुनील पंडित को गिरफ्तार किया, कहा जा रहा है कि उसकी संदीप बिश्नोई से दुश्मनी काफी पुरानी थी। पुलिस के मुताबिक साल 2009 में संदीप बिश्नोई गैंग ने सुनील पंडित के बहनोई की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसने संदीप बिश्नोई को ठिकाने लगाने की कसम खाई थी और इसके लिए उसने 2013 में उस दीप्ति यादव गैंग से हाथ मिला लिया था, जो संदीप बिश्नोई का जानी दुश्मन था। कहा जा रहा है कि ये गैंग लंबे वक्त से संदीप बिश्नोई की रैकी में जुटा था और उसे पता चल चुका था कि 19 सितंबर को संदीप पेशी के लिए नागौर कोर्ट पहुंचेगा, जिसे पेशी से लौटते वक्त भाड़े पर बुलाए गए शूटरों ने गोलियों से भून दिया। नागौर फायरिंग का प्लानर है, उसको हमने हिरासत में ले लिया। गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 4 शूटरों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी। इस बीच लॉरेंस गैंग के दुश्मन बम्बिहा गैंग की नई धमकी से एक बार फिर पंजाब में भीषण गैंग वॉर छिड़ने की आशंका बढ़ गई। इस बार बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस के दोस्त और मूसेवाला हत्याकांड की साजिश में शामिल जग्गू भगवानपुरिया को निशाने पर लिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि पंजाब में खतरनाक गैंग वॉर छिड़ सकती है, क्योंकि ये पहली बार है जब बम्बिहा गैंग ने पंजाब में कबड्डी के खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी दी है। बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त जग्गू भगवानपुरिया पर कबड्डी के जरिए अपनी काली कमाई को सफेद करने का आरोप लगाया और एक फेसबुक पोस्ट के जरिए पंजाब के खिलाड़ियों को उसके कहने पर कबड्डी का मैच न खेलने की चेतावनी दे दी। बम्बिहा गैंग ने यह साफ कर दिया कि जग्गू भगवानपुरिया के कहने पर मैच खेलने वाला खिलाड़ी अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा और कहा जा रहा है कि बम्बिहा गैंग की इस धमकी ने पंजाब पुलिस की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि यह गैंग इससे पहले भी जग्गू भगवानपुरिया का करीबी होने का शक में पंजाब में कबड्डी खिलाड़ियों को निशाने पर ले चुका है। और इसी साल 15 मार्च को इन दोनों गैंग की लड़ाई में पंजाब के जलंधर में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उनकी हत्या उस वक्त की गई थी जब वो एक कबड्डी टूर्नामेंट से लौट रहे थे। इस हत्याकांड का जो वीडियो सामने आया था उसमें मैदान से बाहर सड़क पर खड़ा एक हमलावर उन पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाता दिखा था, जिसके बाद बम्बिहा गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी और हत्याकांड के अगले ही दिन उसने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए संदीप नंगल को जग्गू भगवानपुरिया के गैंग के साथ मिला हुआ बताया था। इसीलिए पंजाब पुलिस बम्बिहा गैंग की नई धमकी को हल्के में लेती नहीं दिख रही, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही बम्बिहा गैंग बुरी तरह बौखलाया हुआ है। कहा जाता है कि वो तभी से लॉरेंस गैंग के करीबियों को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा है।
और इसके लिए बम्बिहा गैंग ने पहले भी कई बार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को धमकाया था। माना जा रहा है कि उसकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर मूसेवाला की हत्या की पूरी प्लानिंग करने वाले गोल्डी बराड़ का नाम है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया भी उसके निशाने पर हैं। लेकिन बम्बिहा गैंग के लिए ना तो विदेश में छिपे गोल्डी बराड़ को निशाना बनाना आसान है और न ही पंजाब की जेलों में बंद लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को। इसीलिए उसने फिलहाल लॉरेंस गैंग का साथ देने वाले लोगों को धमकाना शुरू कर दिया है। इधर अयोध्या में लता मंगेशकर के नाम पर बने चौराहे का उद्घाटन किया गया। लता मंगेशकर के जन्मदिन पर अयोध्या में उनके नाम पर बने एक चौराहे का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी ऑनलाइन शामिल हुए। मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। यूपी के लखीमपुर में एक बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया और मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज से ठीक पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद वो टीम से बाहर हो गए। उधर खबर है कि हिजाब के मुद्दे पर चल रहे आंदोलनों के बाद ईरान अपनी झुंझलाहट इराक पर निकाल रहा है। इराक में कुर्दिस्तान को ईरान की फौज ने ताबड़तोड़ हवाई हमलों से तबाह करने की कोशिश की, जिसके वीडियो भी ईरान की तरफ से जारी किए गए। ऐसा हंगामा हुआ कि वहां त्राहिमाम मच गया। हवाई हमलों से खुद को बचाने के लिए लोग यहां वहां भागते हुए दिखने लगे। हर तरफ चीख पुकार मची दिखी। इन हमलों की चपेट में एक स्कूल भी आने की खबर है। बेगुनाह स्कूली बच्चे डर के मारे इधर उधर दौड़ते दिखे। दूर से ली गई कुछ तस्वीरों में काला धुआं उठता साफ दिखा। दावा यह है कि ईरान की फौज ने ताबड़तोड़ बम बरसाए, मिसाइलों से भी हमले किए गए। पूरी ताकत लगा दी गई कुर्दिस्तान को तबाह करने पर। माना जा रहा है कि ये हमले हिजाब वाले कानून के विरोध में चल रहे आंदोलनों का जवाब है, क्योंकि महसा अमीनी नाम की जिस लड़की की मौत पर बवाल शुरू हुआ वो एक कुर्द लड़की थी। उसकी मौत के बाद ईरान में आंदोलन बेकाबू हो गए थे। ईरान को लगने लगा है कि वहां के आंदोलनों में कुर्द लड़ाकों और कुर्द संगठनों का हाथ है। इसीलिए ईरान ने कुर्दिस्तान पर हमलों का नया दौर शुरू कर दिया। इस बीच खबर है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से दो टूक सुनने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत से रिश्ते निभाने की नसीहत दे डाली। बीते रविवार को ही विदेश मंत्री ने अमेरिका को पाकिस्तान को F-16 पैकेज देने पर खरी खरी सुनाई थी, जिसके बाद अमेरिका पाकिस्तान पर जमकर बरसा। साथ ही उसने चीन से करीबी पर भी पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। और अमेरिकी दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जमकर ताने मार दिए। असल में अमेरिका और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय बातचीत में भारत का जिक्र छेड़ दिया और पाकिस्तान को भारत से जिम्मेदारी से रिश्ता निभाने को कह डाला। पाकिस्तान की बेइज्जती यहीं खत्म नहीं हुई। जब भुट्टो ने पाकिस्तान में आई बाढ़ से मची तबाही का रोना रोकर अमेरिका से मदद मांगी तो इस पर भी एंटनी ब्लिंकन ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने तो हमेशा पाकिस्तान की मदद ही की है, लेकिन पाकिस्तान जिस चीन को अपना जिगरी यार कहता है उसे उस चीन से भी उससे लिया कर्ज चुकाने के लिए राहत मांगनी चाहिए। इधर PFI पर बैन लगाने पर सियासत गर्मा गई। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने PFI पर लगाए गए 5 साल के बैन के बहाने केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिए। ये बैन सपोर्ट नहीं कर सकते। नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने PFI के खिलाफ मिले सबूत दिखाने की मांग की। भारत सरकार ये बताए कि किन किन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने बैन लगाया। बीजेपी ने PFI पर लगे बैन का विरोध करने वाली पार्टियों पर पलटवार किया और इस मुद्दे पर राजनीति करने से बचने की सलाह दी। कुछ राजनीतिक लोग इसमें सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज कांग्रेस के संगठन चुनाव पर। खबर है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है दोनों कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चुनाव में गांधी परिवार का समर्थन दोनों नेताओं में किसके साथ होगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद की लड़ाई अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह के बीच हो सकती है। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और शशि थरूर भी रहेंगे। निश्चित रूप से किशोर, बहुत दिलचस्प हो गया कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव। 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे अशोक गहलोत, 12:30 बजे रात में पहुंच रहे हैं दिग्विजय सिंह। और दिग्विजय सिंह ने मन बना लिया है कि वो कल ही पर्चा दाखिल करना चाहते हैं, नामांकन करना चाहते हैं अध्यक्ष पद के लिए। हालांकि मधुसूदन मिस्त्री कल नहीं है, इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये मन उन्होंने बना लिया है कि वो पर्चा दाखिल करेंगे। शशि थरूर 30 सितंबर को दोपहर 12:15 बजे पर्चा दाखिल करेंगे। तो अब ये तय है कि
अगर अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने चुनौती दिग्विजय सिंह पेश करेंगे, लेकिन पेच सिर्फ एक है, गांधी परिवार किसको बर्दाश्त देता है। क्या वो अशोक गहलोत से सारे किले सिकवे भूल करके उनको आगे करता है, या दिग्विजय सिंह जिनके साथ संगठन महासचिव वेणुगोपाल भी उसी फ्लाइट में 12:30 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं, ये कोई संकेत है कि गांधी परिवार अब किसी नए विकल्प की तलाश में है। तो अगले 24 घंटे निर्णायक होने जा रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी का बर्दाश्त किसको प्राप्त होने वाला है, और जिसको मिलेगा समर्थन वही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। किशोर, शुक्रिया अरुण आपका। इस बीच केंद्र सरकार के पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाते ही देश के अलग अलग हिस्सों में जश्न मना। पीएफआई पर एनआईए ने पिछले हफ्ते शिकंजा कसा था और 10 से ज्यादा राज्यों में उसके ठिकानों पर छापे पड़े थे। इस मामले में केंद्र सरकार का रुख भी सख्त था, जिसके बाद उसने उस पर बैन लगा दिया। और जैसे ही ये खबर फैली, पीएफआई के खिलाफ आवाज उठाने वालों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। यूपी के वाराणसी में तो पीएफआई का पुतला तक फूंका गया। पीएफआई पर बैन लगने की खुशी महाराष्ट्र के पुणे में भी बनी, जहां लोगों ने सड़कों पर घूम घूम कर आने जाने वालों का मुंह मीठा कराया। कानपुर में तो इस खुशी में पटाखे भी फूटे और मिठाई खाकर पीएफआई पर हुई कार्रवाई की खुशी मनाई गई। और लोगों ने उम्मीद जताई कि सरकार अब पीएफआई जैसा दूसरा कोई संगठन खड़ा नहीं होने देगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि पीएफआई पर प्रतिबंध ये अंतिम ऐसा प्रतिबंध होगा जो किसी कट्टरपंथी संस्था पर किया जाए। पीएफआई को प्रतिबंधित संगठन सिमी का नया रूप माना जाता है, क्योंकि इससे सिमी के कई पुराने सदस्य जुड़े हुए हैं। इस पर शक तब और गहरा गया जब इस पर टेरर फंडिंग के आरोप लगे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर यमुनोत्री हाईवे पर गिर गया और इस खौफनाक मंजर को देखकर वहां मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। सामने आए वीडियो में पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखे और देखते ही देखते अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गया। पहाड़ से आया मलबा इतना ज्यादा था कि वो अपनी चपेट में आई सड़क भी साथ में बहा ले गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियों से उतरकर भागते दिखाई दिए, लेकिन वहां मौजूद एक आदमी ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। पहाड़ टूटने की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पूरी तरह बंद हो गया और वहां लंबा जैम लग गया, जिसमें हजारों की संख्या में यात्री फंस गए। हालांकि गनीमत यह रही कि पहाड़ के मलबे की चपेट में कोई नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई। इसके बाद खुदाई करने वाली मशीन से पहाड़ के मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। इधर अमित शाह अगले हफ्ते वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। अगले दिन बुधवार को वो जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक जनसभा में भी शामिल होंगे। मुंबई के पास पालघर में एक आदमी पर महिला की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा, बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फीफा ने भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री के करियर पर बनाई गई ऑनलाइन सीरीज जारी कर दी। इसमें उनके जीवन और करियर के उतार चढ़ाव को दिखाया गया। उधर दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का शी जिनपिंग का सबसे बड़ा सपना चकनाचूर होने को है। उनका $1 लाख करोड़ से भी महंगा BRI प्रोजेक्ट लगभग खटाई में पड़ गया है। 2019 के बाद BRI के निवेश में 5% की गिरावट आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने जिन देशों को BRI से फायदे होने के सपने दिखाए, अब उन देशों में ही चीन की इस परियोजना के खिलाफ आवाज बुलंद हो गई, क्योंकि उन देशों को चीन की उन्हें चूना लगाने की चाल समझ आ गई है। यही वजह है कि चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर सवाल उठने लगे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक BRI के 35% प्रोजेक्ट बीच मझधार में अटके हैं। कहीं पर्यावरण से जुड़ा मसला फंसा है तो कहीं भ्रष्टाचार और श्रम कानूनों के उल्लंघन का पेच है। भारत का पड़ोसी बांग्लादेश, जो खुद BRI से जुड़कर अपने हाथ जला चुका है, उसके वित्त मंत्री ने भी पिछले महीने सरेआम BRI के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि विकासशील देशों को BRI के जरिए और लोन लेने से पहले 2 बार जरूर सोचना चाहिए। जैसे हर देश जूझ रहा है, हम भी काफी प्रेशर में हैं। लेकिन सिर्फ बांग्लादेश ही BRI का भुक्तभोगी नहीं है। हाल ही में अफ्रीकी देश जाम्बिया ने भी अपने यहाँ चीन के एक अहम प्रोजेक्ट को रद्द ही कर दिया। जाम्बिया चीन के $160 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 13,000 करोड़ रुपए के लोन कैंसिल कर चुका है। और ये शी जिनपिंग के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि एक वक्त था जब BRI को इस सदी का प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन अब उस महा प्रोजेक्ट पर ही ब्रेक लग गया है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। सदियों पहले चीन से दक्षिण और मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक हजारों मील लंबा एक सिल्क रूट हुआ करता था। वो चीन और बाकी दुनिया के बीच व्यापार का बेहद अहम नेटवर्क था।
चीन में वही सुनहरा दौर वापस लाने के लिए सिल्क रूट की तर्ज पर शी जिनपिंग ने BRI का प्लान बनाया, इसलिए BRI को न्यू सिल्क रोड भी कहते हैं। BRI भी चीन से होते हुए एशिया के दूसरे हिस्सों, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप तक जाएगा। अब पुराने सिल्क रूट को आज की दुनिया में साकार करने के लिए 1 लाख करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में लगभग 80 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के हजारों प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इसके लिए चीन ने लगभग आधी दुनिया को अपने भारी भरकम निवेश की बाढ़ में डुबो दिया। निवेश की आस में छोटे और गरीब देशों ने भी खुली बाहों से चीन का स्वागत किया और वो चीन के झांसे में आ गए। उन्हें लगा कि उनके विकास के लिए चीन उनकी मदद कर रहा है, क्योंकि जो ग्रांट उन्हें वर्ल्ड बैंक और अमीर देशों से नहीं मिल पाती थी, चीन ने उसे बड़े आराम से और खुलकर उन पर लौटाया। लेकिन चीन जिसे निवेश कहता है, असल में वो कर्ज का ऐसा दलदल होता है जिससे निकलने की गरीब और विकासशील देश जितनी कोशिश करते हैं उतना ही उसमें धंसते चले जाते हैं। चीन के दिए इस निवेश से फायदा सिर्फ चीन का होता है। जिन देशों में चीन निवेश करता है उनकी तो लुटिया ही डूब जाती है। श्रीलंका और पाकिस्तान इसकी जीती जागती मिसालें हैं। इसीलिए अब चीन के BRI प्रोजेक्ट में शामिल देश चौकन्ने हो गए हैं, क्योंकि चीन को यह पता है कि अब उसकी कलाई खुल गई है और इसीलिए अब चीन के मुंह में दही जम गई है। यही वजह है कि वो BRI का बचाव करने में लगा है। दुनिया के सामने दिन रात BRI का डंका पीटने वाले शी जिनपिंग की जुबान से अब BRI नाम ही गायब हो चुका है। इधर बीजेपी सांसद रवि किशन ने एक बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने मुंबई के एक बिल्डर पर 3.25 करोड़ की ठगी का आरोप लगाया और थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। श्री रवि किशन शुक्ल द्वारा 13 सितंबर 2022 को थाना कैंट में एक प्रार्थना पत्र दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक दिन पहले ढेर हुए जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी का वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि सेना के अधिकारी ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा। हालांकि उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने कश्मीर में सेना के काम की तारीफ की थी। मैं बोल रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ कि सरेंडर कर दे फिर। यूपी की मथुरा पुलिस ने ATM कार्ड के जरिए लोगों से ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच रूस में पुतिन का साथ देने वाले बिशप ने बोल दिया कि यूक्रेन में रूस के सैनिकों को पाप से मुक्ति मिल गई। रूस के ज्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय का हिस्सा हैं और मॉस्को के मुख्य पादरी, जिन्हें बिशप भी कहते हैं, उनके धर्मगुरु हैं, जिन्होंने रूस और यूक्रेन जंग पर ऐसा बयान दिया कि उसे हजम करना मुश्किल हो गया, क्योंकि रूस के बिशप फादर सिरिल ने कहा कि यूक्रेन जंग में मारे गए रूस के सैनिकों को उनके पाप से मुक्ति मिल गई। यूक्रेन जंग के मुद्दे पर फादर सिरिल पहले दिन से पुतिन के साथ खड़े हैं, जिसके लिए उनका खूब विरोध भी हुआ था। आरोप लगे थे कि फादर सिरिल पुतिन की सोच लोगों पर थोप रहे हैं। इन लोगों में वो लोग भी शामिल थे जो बिशप के साथ काम कर चुके थे और उनका मानना था कि फादर सिरिल को पुतिन को समझाना चाहिए, न कि उन्हें यूक्रेन में जंग के लिए चढ़ाना चाहिए। लेकिन फादर सिरिल पुतिन के साथ खड़े रहे। लेकिन इस चक्कर में इस बार उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया है, वो भी तब जबकि पुतिन ने 3 लाख और सैनिक यूक्रेन भेजने का फैसला किया है। खबर है कि पुतिन के इस फैसले का रूस में विरोध हो रहा है, जिनमें सेना के लोग भी शामिल हैं। ऐसे में बिशप का पुतिन के फैसले के समर्थन में दिया गया यह बयान लोगों को और भड़का रहा है। वैसे ही खबर आ चुकी है कि पुतिन और बिशप की वजह से रूस में लोग चर्च जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि वहां उन्हें यह बताया जाता है कि पुतिन ने यूक्रेन में जो किया वो न्यायपूर्ण था, जिसे रूस के भी बहुत सारे लोग सही नहीं मानते। खबर तो ये तक आई थी कि रूस के ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय में फूट पड़ चुकी है। कहा जा रहा है कि इस समुदाय का एक धड़ा पुतिन के साथ है और दूसरा उनके खिलाफ। रूस में ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के करीब 10 करोड़ लोग हैं। यही नहीं, यूक्रेन और बेलारूस में भी इस समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। यानी पुतिन इन लोगों को नाराज करना नहीं चाहते, लेकिन यूक्रेन जंग लंबी खिंचने की वजह से उन्हें वहां सैनिक भी भेजने पड़ रहे हैं, जिसे सही साबित करने के लिए उनके करीबी बिशप ने बोल दिया कि यूक्रेन में मर रहे रूस के सैनिकों के पाप धुल रहे हैं। उधर इराक की संसद के अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद राजधानी बगदाद की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच कुछ लोग पुलिस से भिड़ गए, जिन्हें वहां से भगाने के लिए पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाईं। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए कुछ लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया, जबकि कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। ऐसे में उन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस के जवानों ने अपना पूरा जोर लगा दिया। इस दौरान कई लोगों को चोटें आईं। इधर पंजाब में पाकिस्तान सीमा के पास ड्रोन दिखते ही BSF अलर्ट हो गई। पंजाब के गुरदासपुर में सीमा के पास एक संदिग्ध ड्रोन दिखा, जिसके बाद BSF ने वहां तलाशी अभियान चलाया। अजमेर में गाय चराने गए 4 बच्चे तालाब में डूब गए, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से उनके शवों को बाहर निकाला गया।
उत्तराखंड में उत्तरकाशी में धरासू के पास जमीन खिसकने से गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया। राजस्थान के कोटा में दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने एक कारोबारी पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर चीन में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद एक बार फिर लॉकडाउन लगाने पर हंगामा शुरू हो गया। इस बार चीन ने अपने शेंचन शहर में लॉकडाउन लगाया, जिससे वहां रहने वाले लोग भड़क गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते हजारों लोग सड़क पर उतर आए और पुलिस की लगाई गई बैरिकेडिंग को हटाने की मांग करने लगे। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने लगे। ऐसे में पुलिस ने उन्हें पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया तो उनके बीच धक्का मुक्की और फिर हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई होते देख पीछे से बड़ी संख्या में और जवान आ गए। इस टकराव में कुछ लोगों को चोटें भी आईं। असल में चीन के शेंचन शहर में कई कंपनियों के दफ्तर हैं। ऐसे में वहां काम करने वाले इस बात से घबरा गए कि कहीं लॉकडाउन की वजह से एक बार फिर उन्हें आर्थिक संकट का सामना न करना पड़ जाए। यही वजह है कि जबरन लॉकडाउन लगाए जाने के बाद हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। यही नहीं, वो पुलिस की कार्रवाई का वीडियो भी बनाते रहे। उनका गुस्सा इसलिए भी भड़का क्योंकि महज 10 कोरोना मामले सामने आने पर ही शेंचन के 3 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया, जहां करीब 2 लाख लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए। उधर असम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिब्रूगढ़ के जिंजान में भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की। उनके साथ आर्मी चीफ मनोज पांडे और सेना के कई और अधिकारी भी मौजूद थे जो जवानों के बीच पहुंचे। इस दौरान रक्षा मंत्री जवानों से खुलकर मिले और उनसे देर तक बातें की। राजनाथ सिंह से मिलकर जवान भी खुश हुए और उन्होंने उनके सामने कुछ गीत गुनगुनाए, जिससे माहौल हल्का फुल्का हो गया। राजनाथ सिंह ने भी जवानों का हौसला बढ़ाया और जब वो गीत गा रहे थे तो उन्होंने पूरे जोश के साथ उनका साथ दिया। आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओ। वो ऊपर उठने की कोशिश करे हजार भले, वो ऊपर उठने की कोशिश करे हजार भले, जमी जमी है रहेगी ये आसमां के तले। सौबात की एक बात कही दरवेश ने, विरोध करने का साहस भी था न लोगों में, न जुल्म भी था उतरता मगर किसी के गले। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौबात की एक बात।